कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंचेंगी। सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च में शामिल होंगी। सोनिया गांधी सोमवार को कुर्ग पहुंचने के बाद 2 दिन आराम करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ होंगे। फिर दोनों नेता 6 अक्टूबर को एक साथ भारत जोड़ो यात्रा पर आगे निकलेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 अक्टूबर को सुबह लगभग 6:30 बजे मैसूर शहर से फिर से शुरू होगी। इसके कुछ घंटे बाद बारिश होने लगी। बारिश के बीच ही राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। बारिश में भीगते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की अब तक 624 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। यात्रा फिलहाल कर्नाटक के मैसूर से गुजर रही है। यात्रा सोमवार शाम 4:30 बजे पांडवपुरा पहुंचेगी। पांडवपुरा पहुंचने के बाद त्योहारों के कारण 2 दिन का अवकाश है। इसके बाद 6 अक्टूबर को एक बार फिर यात्रा शुरू होगी, जिसमें राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले कांग्रेस कम्युनिकेशन प्रभारी जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। और सवाल पूछने वाले भी लहर से ये बिल्कुल बोगस बकवास सवाल है और ये सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं इस मौके में कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक कुछ न कुछ फेंकते रहेंगे रोज। ये आज का हेडलाइन है उनके लिए कि लहर सिंह की ओर से 10 सवाल। ये सवाल रोज जनता दे रही है। 40% भ्रष्टाचार सरकार मुंबई कर्नाटक में लोग पीड़ित हुए हैं और बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा को एक परिवर्तन का साधन के माफिक देखते हैं। तो चिंतित है बीजेपी, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। बोलने दीजिए, लोकतंत्र है, हम किसी की आवाज को दबाएंगे नहीं और जहां हम उचित समझेंगे कि हमें जवाब देना है हम देंगे। और सवाल पूछने वाले भी लहर से ये बिल्कुल बोगस बकवास सवाल है और ये सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं इस मौके में कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक कुछ न कुछ फेंकते रहेंगे रोज। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय दिखने लगे हैं। आज उनके जन सुराज यात्रा का दूसरा दिन है। इससे पहले उन्होंने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। सुराज पदयात्रा के दूसरे दिन सोमवार को सोनाहा प्रखंड मुख्यालय में शिविर में पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह पीके अपने कैंप से बाहर निकले और परिसर में करीब 1 दर्जन के आसपास स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध ग्रामीणों से बातचीत की। जनसुराज यात्रा में शामिल यात्रियों के लिए 38 तंबू लगाए गए थे। एक तंबू में 8 चारपाई लगाई गई थी। यहाँ यात्री विश्राम करेंगे। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बिहार में धूमधाम से मनाए जा रहे दुर्गा पूजा पर्व पर बारिश ने खलल डाल दिया। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में आंधी की वजह से कई जगहों पर पूजा पंडाल के गेट सड़क पर आ गिरे। मौसम विभाग ने तत्कालिक येलो अलर्ट जारी करते हुए 12 जिलों में सोमवार शाम तक वज्रपात के साथ बरसात के आसार जताए हैं। पटना में सोमवार को तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया। डाक बंगला चौराहे के पास दुर्गा पूजा पंडाल का गेट आंधी की वजह से सड़क पर आ गिरा। इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन रोड
पूरी तरह से जाम हो गई। स्टेशन रोड पर भी पंडाल का गेट सड़क पर गिर गया। और स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पाबो को फिजियोलॉजी इन मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार विज्ञान की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार स्वीडन के कारोलिंस्का संस्थान की नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा कि अपने अग्रणी शोध के माध्यम से स्वांते पाबो ने कुछ ऐसा किया है जो असंभव सा प्रतीत होता है। निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित करना, जो वर्तमान मनुष्यों के विलुप्त रिलेटिव हैं। उन्होंने पहले अज्ञात होमिनिन डेनिसोवा की सनसनीखेज खोज की। और जल्द ही आप बीएसई पर सोने की खरीद बिक्री कर सकेंगे। सेबी से बीएसई को अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की शुरुआत करने की अनुमति मिल चुकी है। बीएसई इसके लिए कई बार मॉक ट्रेडिंग भी कर चुका है ताकि इसकी क्षमता का आकलन किया जा सके। उम्मीद है कि ईजीआर के जरिए सोने में ट्रेडिंग दिवाली तक शुरू हो जाए। यहां आप शेयरों की तरह ही सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अलग से कोई खाता खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईजीआर के जरिए हर तरह के बाजार प्रतिभागी जैसे व्यक्तिगत निवेशक, आयातक, बैंक, रिफाइनर्स, सराफा कारोबारी, आभूषण बनाने वाले और खुदरा विक्रेता सोने की खरीद बिक्री कर सकेंगे। शेयरों की तरह ही बीएसई पर किसी खास समय पर सोने की कीमत दिखेगी। अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से गोल्ड की खरीद बिक्री कर सकेंगे। खरीदा गया सोना आपके डीमैट खाते में जमा हो जाएगा। अगर आपने सोना खरीदा है और चाहते हैं कि आपको वो भौतिक रूप में मिले तो इसके लिए आपको बीएसई के डिलीवरी सेंटर जाना होगा। फिर इस भौतिक सोने से आप आभूषण बनवाएं या इसे बार या कॉइन के तौर पर रखें, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ओटीटी पर कई वेब सीरीज के जरिए अपनी पहचान स्थापित कर चुके एक्टर पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया। आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और 100% मतदान का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रसिद्ध हस्तियों को नेशनल आइकन का ब्रांड एम्बेसडर बनाता रहा है। 2014 में चुनाव आयोग ने टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने जो चुनाव आयोग हैं उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी और अच्छा है, जिम्मेदारी है। मैं हर संभव प्रयास करूँगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊँ। और 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान 3 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के एक विधानसभा सीट पर मतदान होंगे, जबकि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। महाराष्ट्र के अंधेरी, पूर्व बिहार के मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोड़े, उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। बता दें कि अधिसूचना की तारीख 7 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। 3 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 6 नवंबर को परिणाम आएंगे।
First of all, there is no G23 group. Let me stress, there never was. It was a media idea. This whole, as far as I can tell you, a couple of senior leaders wrote a letter. They invited a large number of people to support them. They told me that by phone they had contacted over 100 people who had expressed support. It so happened the COVID lockdown was on in 2020, and at that time only 23 people were available in Delhi to sign it. So that's why 23 signed it. It could have been 100, it could have been less, could have been more. These are the people who were available to sign it, that's all. And having said that, first of all, there is no G23 group. Let me stress, there never was. It was a media idea. This whole, as far as I can tell you, a couple of senior leaders wrote a letter. They invited a large number of people to support them. They told me that by phone they had contacted over 100 people who had expressed support. It so happened the COVID lockdown was on in 2020, and at that time only 23 people were available in Delhi to sign it. So that's why 23 signed it. It could have been 100, it could have been less, could have been more. These are the people who are available to sign it, that's all. And having said that, first of all, there is no G23 group. Let me stress. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ।